भैरव सिंह जी के चंगुल में फंस गया और उन्होंने टिकट दे दिया। महुआ जनरल सीट से चुनाव लड़ा। सर, आपने इमरजेंसी का अभी जिक्र किया, तो उस समय आपने कहा कि मुझे बहुत यातनाएं दी गई, जेल में आपको रखा गया, मतलब बहुत यातनाएं जो सुनने से रूह कांप जाती है, वो यातनाएं आपने सहन की है। उस समय ऐसा नहीं लगा कि इन सब सहन ही है, असहनीय है? हाँ, सुन के रूह कांप मेरे जाती के है। उसके कारण, वो यात्राओं के कारण दोनों किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। आज मेरे में जूतम पैजार हो रही थी। एक करा मेरा 80,000 रुपये लूट गए, एक मेरी खोपड़ी तोड़ दी, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। कांग्रेस तो सड़कों पर लड़ रही है, जूतम पैजार हो रही है। तो आपने कहा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन सर आपके समाज के कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं मानना चाहते। सर क्या मानते हैं, ब्रेन वॉश हो एक रहा है? सिंहासन पर चढ़ना चाहता है, एक उतरना नहीं चाहता। उनको जनता की परवाह नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो वो सत्ता तो वो तो जानी है। सर आज तक कितने आंदोलन किए होंगे आपने? अब तक मैं 599 आंदोलन कर चुका, छोटा बड़ा। 28 बार गिरफ्तार हो चुका, 17 बार जेल की यात्रा कर दी, 137 राजनीतिक द्वेषभाव से मुकदमे लग गए कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया था, मुख्यमंत्री बनाया नहीं। तो ये तो कांग्रेस का दोष है, उनको बनाना चाहिए। अब उनका दिल टूट गया, अब दिल के टुकड़े किधर किधर गिरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। सर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ धर्म की राजनीति सिखाते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ना सिखाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ले जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस समय इतना ही डरते थे। और बाबूलाल कटारा वो कटारा है जिस पे गहलोत जी की बड़ी कृपा से वो बनाए हैं। सर आपके समर्थकों द्वारा सतीश पूनिया हाय हाय के नारे भी लगाए गए, उस बारे में क्या कहना नहीं, चाहिए? हमारे समर्थक नहीं थे। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ। 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा सांसद, वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा आंदोलन वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बाबा के नाम से लोग इन्हें पुकारते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए अधिकतर बाबा आंदोलन करते हैं और इनके आंदोलन अक्सर सफल भी रहते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ। सर आपने कई आंदोलन किए हैं, सफल भी रहे हैं आपके आंदोलन, अभी भी आप जन संघर्ष कर रहे हैं, जनता की मुद्दे पे आप सुनते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। सर आपके संघर्ष से सफलता की कहानी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। कहाँ से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और क्या मन में आया कि राजनीति करें, MBBS की आप पढ़ाई करें? राजनीति की बिल्कुल मन में नहीं थी। मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, पर मैं 69 में जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तो संघ के शाखा पे जाना चालू हो गया था। तब से सतत संघ की शाखा लगाता था, संघ के कार्य का विस्तार करता था। और जब मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया बीकानेर, तो मैं संघ की शाखा लगाया करता था, जो देश की सबसे बड़ी शाखा थी। देश की सबसे बड़ी से मेडिकल कॉलेज के सबसे ज़्यादा छात्र वहाँ पर, चारों हॉस्टलों के बीच में एक जगह थी, वहाँ पर हम संघ की शाखा लगाया करते थे। उसी दौरान इमरजेंसी लग गई और मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि जो सामग्री उस समय छपती थी आपातकाल विरोधी, वो गुजरात में छपती थी, अहमदाबाद में, वहाँ जनता पार्टी का राज था। देश भर की सामग्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छपवाते थे। उसमें से मेरे को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली थी। वो सामग्री मैं लाता था, आपातकालीन विरोधी सामग्री। आपातकाल में जो अत्याचार देश की जनता के साथ हो रहे उसको सफलतापूर्वक 13 महीने तक हमने वितरण कराया। और उसके बाद मेरे को गिरफ्तार कर लिया, पहले DIR में, फिर मीशा में। बहुत यातनाएं दी, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, नाखून भी खींचे, पिन भी चुभाई, उल्टा भी लटकाया, मारपीट भी की, बेहोश भी हो गया। लेकिन हमने वो नाम नहीं बताया, वो जगह नहीं बताई कि ये सामग्री कहाँ से छप के आ रही है। तो तब जब से कांग्रेस विरोधी विचारधारा बन गई। मेडिकल कॉलेज से निकले, नौकरी लग गई। और नौकरी लगी थी जब मैं ईशरदा में डॉक्टर था, तो मैं मेरी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए आया था, MI रोड पे, यहीं से खरीदी थी। तो मन में आई, उस समय 1980 में मई में टिकट बट रहे थे, तो मैंने कहा पार्टी कार्यालय
चले वो चलते हैं। तो वहाँ भैरव सिंह जी और पार्टी के अध्यक्ष जगदीश माथुर थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो मेरी कोई योजना ही नहीं थी चुनाव लड़ने की, और ज़्यादा राजनीति में रुचि भी नहीं थी। तो उन्होंने आग्रह किया, तो मैंने संघ कार्यालय भारती भवन जाके उस समय के प्रांत प्रचारक माननीय सोहन सिंह जी से सलाह ली, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैं भैरव सिंह जी के चंगुल में फंस गया और उन्होंने टिकट दे दिया। महुआ जनरल सीट से चुनाव लड़ा, और वो एरिया उस समय हमारा पूरा ST SC या सभी जाति वर्ग का कांग्रेस के साथ ज़्यादा था, बीजेपी के साथ नहीं था। फिर भी मेरे को 16 वोटों से हरा दिया गया, सिर्फ मात्र 16? मात्र 16 वोटों से। वहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई। फिर नौकरी टेम्परेरी थी, फिर जो मेरे से जीत के गए उनका राज आ गया था कांग्रेस का, माननीय हरि सिंह जी, तो उन्होंने मेरे को नौकरी से निकलवा दिया। तो मैंने प्राइवेट अस्पताल वहाँ खोल लिया और रात दिन वही जनता के संपर्क में रहे, और फिर तो राजनीति में सक्रिय भूमिका से कभी MLA कभी MP ये चुनाव लड़ते रहे। सर, आपने इमरजेंसी का अभी जिक्र किया, तो उस समय आपने कहा कि मुझे बहुत यातनाएं दी गई, जेल में आपको रखा गया, मतलब बहुत यातनाएं जो सुनने से रूह कांप जाती है, वो यातनाएं आपने सहन की है। उस समय ऐसा नहीं लगा कि इन सब सहन ही है, असहनीय है? हाँ, सुन के रूह कांप जाती है। उसके कारण, वो यात्राओं के कारण दोनों किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो सर ये सब हुआ, उसके बाद ये मन में नहीं आया कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, मैं सिर्फ मेरी नौकरी करूँगा, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता? ऐसा नहीं आया दिमाग में? डर नहीं लगा? नौकरी से तो मैं मेरे परिवार का भला करूँगा, और राजनीति में आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जो जिसके सोच में देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, और समाज सेवा करेंगे। उस दृष्टि से तभी से राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, और गरीब तबके के आदमी को, जवानों को, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ने का स्वभाव बन गया था। सर, आप अक्सर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ मेरी पहली पाठशाला रही है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत संस्कार मैंने वहाँ से लिए और वही मेरे काम आ रहे हैं, आप अक्सर ये कहते हैं। सर, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ धर्म की राजनीति सिखाते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ना सिखाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत सोच बनाया है। धर्म की राजनीति नहीं करते हम, तो मुसलमानों को भी भारतीय मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उसमें मुसलमान भी हमारा देशवासी है, भारतीय है। और आपने कुछ दिन पहले बयान सुना होगा माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत का, जिन्होंने कहा हमारा DNA एक है, बिल्कुल भारतीयों का DNA। बात इस बात का विरोध है कि जो हमारे यहाँ रहता है देश में, यहाँ का अन्न खाता है और यहाँ पलता है यहाँ के वातावरण में, और उसके बाद भी वो देश विरोधी एक्टिविटी करे, हमारे लिए तो वो मुसलमान भी भारतीय हिंदू बराबर है, जो गंगा को माने, रामायण महाभारत को माने, गाय को पूजे, वो भारतीय है मुसलमान। हम उनका कोई विरोध नहीं करते, हम तो विरोध उनका करते हैं चाहे वो हिंदू ही हो जो राष्ट्र विरोधी कार्य करता है। ये भी हमारी विचारधारा में है, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के विरोधी जो भी कोई जाएगा उसका खिलाफत हमारा संगठन करता है, हमारी पार्टी करती है। हम नहीं चाहते कि राष्ट्र विरोधी तत्व सिर उठाएं देश में, और राष्ट्र की जो समृद्धि है, राष्ट्र का वैभव है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र का संस्कार है, राष्ट्र की सॉवरेनिटी है, उस पर किसी प्रकार की आँच आए, ये हमारा सोच है पार्टी का। उसमें से एक सोच निकाल दिया कि एक फर्म बड़ा धर्म के विरोध में है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक अभी मुसलमानों के बीच गए थे, और हमको अभी मोदी जी ने भी कहा है कि हमको इनके बीच में जाना चाहिए और हमको इनको पिछड़ापन को दूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है सबका साथ लेकर अपन को चलना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास जीतना है, सबको मिलकर प्रयास करके देश को आगे ले जाना है। जिनका ये क्लियर कट विचार हो, वो किसी धर्म के विरोधी नहीं हो सकते। हाँ, आप ये मानते हो मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ,
और हमारा देश सनातनी है। तो वहाँ अगर राम का मंदिर बने तो वो मेरा बहुत गर्व का विषय है। जहाँ बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया, तो राम मंदिर बनना, वाराणसी का कॉरिडोर बनना, कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराना, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, जो हमारा धर्म है, वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए कोशिश करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हम किसी धर्म की पार्टी हैं। हम संविधान को पूरी तरह से मानते हैं और संविधान के हिसाब से हमारी पार्टी एक्ट करती है, काम करती है, चलती है। तो आपने कहा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन सर आपके समाज के कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं मानना चाहते। सर क्या मानते हैं, ब्रेन वॉश हो रहा है? तो सारे हिंदू संस्कारों को मानते हैं, शादी विवाह जीवन मरण के। वो मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा भी करते हैं, रामकेश मीणा और दूसरे गोपाल मीणा है। जो जो बयान देते हैं वो केवल वोटों के लिए देते हैं। उनका सोच तुष्टिकरण का है, कुछ मुसलमान वोट हमको मिल जाए। और ये कांग्रेस का सोच रहा है हम सत्ता में आने चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, देश और समाज भाड़ में जाए, तो वैसे ही आचरण करेंगे। लेकिन उनको हमने जवाब दे दिया। जब उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं हैं, तो उनका जवाब दिया आमागढ़ में चढ़ के और झंडा फहरा के, और जो भीड़ उन्होंने बुलाई थी वो सब हमारे साथ हो गई। वो अकेले रह गए क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रहे थे, हम समाज को जोड़ने की राजनीति कर रहे थे। सर आपने आमागढ़ का जिक्र किया, तो सर वहाँ पे आधी रात को आपने कहा 9 लोगों के साथ मैं चढ़ गया था, वहाँ पे कई जंगली जानवर भी थे। तो सर आपको डर नहीं लगा कि मैं 70 साल की मेरी उम्र है, मैं अभी वहाँ पे ऊपर तक जाऊँगा तो पता नहीं इतने जानवर हैं, कुछ हो जाए? डर नहीं लगा? हमारी विचारधारा में हमारा कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है। जो काम ठान लिया, हमने बजरंगबली का कैरेक्टर देखा है, उन्होंने ठान लिया कि लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं तो पूरे पहाड़ को उठा लिया। उन्होंने ठान लिया मेरे को सीता का पता लगाना है तो बिना विश्राम किए समुद्र को लांघ के चले गए। तो हमारा वो प्रेरणा स्वरूप है, वो हमारे लिए पूजनीय है। हमारा संस्कार वो है। मृत्यु तो काटे सकते, वो तो होनी है कभी न कभी, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, जहाँ हमारी मूर्ति टूट रही हो, जहाँ हमारी विरासत को लूटा जा रहा हो और हमें अपमानित किया जा रहा हो, वहाँ चाहे सांप मिले, चाहे घोड़ा मिले, चाहे कांटे मिले, चाहे पैंथर मिले, उनका नुकसान इसलिए नहीं हो सकता, हमें कोई खतरा इसलिए नहीं हुआ कि हम ईश्वर का कार्य करने के लिए चले थे। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। और भारी बरसात में 7.5 किलोमीटर चढ़ाई करके बिहड़ों में बिल्कुल जो सब जंगली जानवर भी थे, हम ध्वज फहराने में सफल हो गए। तो आपने बजरंगबली का जिक्र किया। कर्नाटक में सर मेन मुद्दा भाजपा वालों ने बजरंगबली को बनाया था, ऐसा लगता बजरंगबली ने साथ छोड़ दिया, अब चुनाव हार गया, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एक राजनीतिक वो है, बजरंगबली सत्य के साथ रहता है। बजरंगबली ये जो चुनाव है वो उसका आधार राजनीतिक था। वहाँ कुछ समीकरण ऐसे बने, पार्टी जीती नहीं और हार गई क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण किया, मुसलमान सब एक तरफ हो गया। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में आने वाले लोग ये कहें कि हम बजरंग दल को वैसे ही बैन कर देंगे जैसे पीएफआई को किया है। आप जानते हो पीएफआई तो राष्ट्र विरोधी संगठन है, वो तो टेररिस्ट से मिले रहते हैं, वो तो विध्वंस करते हैं, देश में विभाजन करते हैं, कट्टरपंथी पैदा करते हैं, राष्ट्र विरोधी पैदा करते हैं। और बजरंग दल, बजरंगबली हनुमान जी के नाम पर वो संगठन है जो धर्म विरोधी ताकतों को काउंटरैक्ट करती है। धर्म का विरोध, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। वो दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते बजरंग दल वाले। तो उस ऐसे बजरंगबली के संगठन पर, उनकी विचारधारा पर आधारित संगठन है, उसको बैन करें
तो बजरंग बली महाराज भगवान का ही अपमान है। तो वो हार जीत का अलग पहलू है, लेकिन कांग्रेस का ये सोच हिंदू धर्म के विरोध में और तुष्टीकरण को वो मान्यता देते हैं। हो जाता है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन अंत में जीत बजरंग बली के भक्तों की हो। तो क्या आप मानते हैं कि कर्नाटक चुनाव परिणाम जो है उसका राजस्थान चुनाव में कोई फ़र्क पड़ने वाला उससे? क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने परसों ही देखा होगा शायद, वहाँ अजमेर में जूतम पैजार हो रही थी। एक कह रहा मेरा 80,000 रुपये लूट गए, एक मेरी खोपड़ी तोड़ दी, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। कांग्रेस तो सड़कों पर लड़ रही है, जूतम पैजार हो रही है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं हो, जो सीट के लिए लड़ रहे हों, जो एक सिंहासन पर चढ़ना चाहता है, एक उतरना नहीं चाहता, उनको जनता की परवाह नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो वो सत्ता तो वो तो जानी है। कर्नाटक का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जिस पार्टी में जूतम पैजार हो रही हो, वो पार्टी पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, वो तो जाएगी। सर, व्यक्तिगत तौर से आपसे पूछूं मैं तो सचिन पायलट के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे या बढ़िया नेता, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? अभी मैं तो ये तो क्या कह सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से इतना ही है कि वो जिस जिले में मैं रहता हूँ वहाँ से वो चुनाव लड़े हैं। उनका पूरा परिवार कांग्रेस से चुनाव लड़ता आया है। और पायलट साहब एक किसान नेता थे, हमारे इलाके से 3 बार सांसद रहे थे। उनकी एक हैसियत थी। उनके बेटे हैं, पीसीसी के चीफ रहे थे। जैसा वो कहते हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया था, मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो ये तो कांग्रेस का दोष है, उनको बनाना चाहिए। अब उनका दिल टूट गया, अब दिल के टुकड़े किधर किधर गिरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। सर, आपकी पहचान आंदोलन वाले नेता के तौर पे है, आपने कई आंदोलन किए हैं, तो सर ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला आंदोलन आपने किस मुद्दे पे किया होगा? पहला आंदोलन तो मैंने जब मैं एमएलए बना तो भैरव सिंह जी से मिला था 85 में, सबसे पहले एमएलए बना। तो उन्होंने कहा भाई तुम गांव से आए हो, गांव के किसान, गरीब की मजबूती से सेवा करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो वहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के थाने में एक गरीब के चोरी हो गई थी। उस चोरी में जब उस पुलिस ने न्याय नहीं दिया तो मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। और लड़ाई भी ऐसी हुई थी, पुलिस ने सीधे मेरे पे फायरिंग चालू कर दी थी। और मेरे पे फायरिंग हो गई, ये सूचना मैंने भैरव सिंह जी को दी थी कि साहब आपने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मेरे पे फायरिंग हुई, मेरे तो उल्टी फायरिंग हो गई, तो मैं वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम लोग इकट्ठा करो, एक दिन का मैं समय देता हूँ और मैं वहाँ आ रहा हूँ। उस समय 32 एमएलए थे, 26 एमएलए को बस में भर के भैरव सिंह जी मेरे पास मंडार थाने पर पहुँच गए धरना देने के लिए। 3 दिन तक धरना रहा, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। उस गरीब के पैसे वापस दिलवाए और एसपी कलेक्टर को हटाया। तब से मेरे को भैरव सिंह जी से प्रेरणा मिली और तभी से उसी रास्ते पर सतत चल रहा हूँ और जन समर्थित आंदोलन कर जनता को न्याय दिलाता हूँ, अन्याय नहीं होने देता, कोशिश करता हूँ भ्रष्टाचार नहीं हो। सर, आज तक कितने आंदोलन किए होंगे आपने? अब तक मैं 599 आंदोलन कर चुका, छोटा बड़ा। 28 बार गिरफ्तार हो चुका, 17 बार जेल की यात्रा कर दी, 137 राजनीतिक द्वेषभाव से मुकदमे लग गए। सर, 599 आपने आंदोलन किए हैं, लेकिन ऐसा होता है सर 599 में से कोई आंदोलन आपके दिल के करीब हो कि मैंने उस आंदोलन में पूरा जी जान झोंक दी थी और सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं वो मैंने ऊपर तक पहुँचा हूँ? हर एक आंदोलन में जी झोंक, सब में आप मानते हैं? हर एक में निष्ठा से करता हूँ, चाहे वो आमागढ़ का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो शंभू पुजारी का हो, कोई भी आंदोलन, चाहे सीमेंट फैक्ट्री का हो, चाहे डकैतों के खिलाफ पदयात्रा हो, चाहे किसी महिला के साथ अत्याचार हो, किसान के साथ अत्याचार हो, बड़े समर्पण और निष्ठा भाव से, ईमानदारी से मैं आंदोलन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अंतिम परिणाम तक मामला पहुँचे।
फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपके बचपन की हमने कहानी सुनी है कि आपसे एक गिलहरी मर गई थी, आप पुलिस से डर रहे थे, भागते फिर रहे, छुप रहे थे पुलिस से। तो सर वो कहानी आप बताएं। क्या, दरअसल हम गांव में गरीब थे, नंगे पैरों से घूमते रहते थे, भागते भागते एक गिलहरी मेरे पैर के नीचे आ गई और वो मर गई। तो गांव के किसी बड़े आदमी ने मजाक किया होगा कि अब तेरे को पुलिस ले जाएगी, जेल में डाल देगी। तो जो हमारा पूंज होता है, जो कड़प लगाते हैं वो बाजरे का, मैं उसमें घुस गया, बैठ गया। पुलिस दिन भर उसमें बैठा रहा। घर वाले ढूंढते रह गए, कहाँ गए कहाँ गए। मेरे पिताजी ने भी चारों तरफ चक्कर निकालते हुए देखा, फिर मैं डर के बारे नहीं बोला कि पुलिस ले जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस समय इतना ही डरते थे। उस समय आप पुलिस से डरते थे, आज पुलिस से आंख मिला के आप बात करते हैं, उनको धमकाते हैं। तो सर कहाँ से मतलब सीख आई है, कहाँ से मतलब? अब भी ऐसा है, मैं पुलिस से नहीं डरता, ऐसी बात नहीं। मैं अपने देश में कानून का राज है, कानून का उल्लंघन नहीं हो, इस कारण पुलिस से या प्रशासन से या कानून की व्यवस्था से डर लगता है। बड़ा कोई भीड़ है, हुजूम है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, कानून नहीं टूट जाए, इससे डरता हूँ। कानून के राज की पालना होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस वाला अन्याय करे, अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे, मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। उससे आँख मिला के बात करता हूँ और मैं उनको झुका के रहता हूँ। सर डकैतों वाली कहानी में हम जानना चाहेंगे, कोई डकैत थे आपके इलाके में, आप उनको पकड़ने के लिए अकेले अपने साथियों के साथ चले गए थे, आपका सहयोग नहीं किया? हमारे जो डांग का एरिया है, अब तो नहीं है, 89 में 88 में बहुत बड़ा डकैतों का अन्याय हो रहा होता था, लूट फिरौती, जवान बहन बेटियों के साथ अत्याचार। तो इन बातों को देखकर मैंने तय किया कि भाई सरकार से भी मिले, अधिकारियों से भी मिले, लेकिन डकैतों के अत्याचार नहीं रुके। तो मैं 5-6 हज़ार लोगों को हाथ में बंदूक लेकर डकैतों के खिलाफ बेहड़ों में पद यात्रा की। उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्दांत डकैत 15 दिन बाद ढेर कर दिया पुलिस ने, हमारे आंदोलन के कारण। तो वो भी एक अन्याय है, खाने नहीं चलने देते, मजदूरों को मारते हैं, पीटते हैं, बहन बेटियों का साथ बलात्कार कर देते हैं। तो इस अत्याचार का अंत करने के लिए मैंने 2 बार डकैतों के खिलाफ मैं यात्रा की और बिहाड़ों में, और उसमें मुझे सफलता मिली। जब अपन प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सर आपने भी थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की, घनश्याम जी तिवारी ने की। नहीं, थर्ड फ्रंट कुछ नहीं था, मैं तो पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे को तो 28-30 सीटों का पार्टी ने ये कहा था, या कैंडिडेट बताओ कौन कौन है। तो हमने उनको लिस्ट दे दी, ये कैंडिडेट हैं, 3-3 के पैनल दे दिए, किसी को तय करो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे के उन लोगों को टिकट दे दिए जो कांग्रेस के लास्ट क्षण में कांग्रेस ने टिकट काट दिए, उन कांग्रेस के लोगों को भाजपा ने टिकट दे दिए मेरे हमारे इलाके में। उसका विरोध किया। हमने कहा कैडर वर्कर का आप टिकट दो, नहीं माने, झंझट हो गया। इतनी चलती थी कि हमको उनकी जो पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी काट दिया। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी से निकालने का कोई कारण भी नहीं था, निकल गए। तो राजनीति में जिंदा रहने के लिए चुनाव लड़ना था, जो लड़ लिया। पार्टी ने फिर 2018 में तय किया कि उनको वापस लाओ, तो वापस आ गए। पर 10 साल बाहर रहे तो विचारधारा के खिलाफ कभी नहीं रहे, विचारधारा से नहीं भटके, विचारधारा को पोषित करने का ही काम किया। सर थर्ड फ्रंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। प्रदेश में हनुमान जी बेनीवाल भी थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाह रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये पायलट साहब भी अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या प्रदेश में थर्ड फ्रंट कामयाब हो पाएगा? मेरे को तो लगता नहीं, इसलिए नहीं लगता कि हमारे यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। और हमारी जनता का मन 2 ही दलों के प्रति है, इसलिए थर्ड फोर्स या नए दल का कोई उज्जवल भविष्य में राजस्थान में नहीं मानता। क्योंकि मैं भी करके देख चुका हूँ, घनश्याम जी भी करके देख चुके हैं, पहले दूसरे नेता भी हमसे पहले कर चुके हैं,
चाहे दिग्विजय सिंह जी थे और कोई थे, तो मेरे को तो लगता नहीं कि कोई नए दल जो बना है इन दो दलों को छोड़कर उनका कोई अच्छा भविष्य हो। सर वर्तमान में अपन प्रदेश में बात करें तो एग्ज़ाम होते हैं सर, एग्ज़ाम्स में लगभग हर एग्ज़ाम के पेपर लीक होते जा रहे हैं दिन ब दिन गहलोत सरकार में। तो सर उस बारे में उसके लिए आप आंदोलन भी करते रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार जब एग्ज़ाम तरीके से नहीं करा पा रही, युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है, तो क्या प्रदेश के युवा नहीं, वो नहीं करा रही वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इनके सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता व्यक्ति मिलकर लीक करा रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सेकंड ग्रेड टीचर पेपर में लीक में कहा था कि भाई पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है। जांच करते करते आरपीएससी में घुसना पड़ा और बाबूलाल कटारा वो कटारा है जिस पे गहलोत जी की बड़ी कृपा से वो बनाए हैं। तो चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, 16 पेपर हुए, सारे लीक हुए। 7-8 का आंदोलन मैंने किया और मैंने प्रमाणित आरोप लगाया। डीपी जारौली को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, लेकिन आज तक उससे पूछताछ नहीं की गई। तो सरकार उनकी लापरवाही से, उनकी नाकामी से, बैड गवर्नेंस से पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार सत्ताधारी दल से मिले हुए एमएलए, मंत्री और अधिकारी और उनका राजीव गांधी स्टडी सर्कल जो सबसे बड़ा एनजीओ है जिसके चेयरमैन गहलोत साहब खुद हैं, वो पेपर लीक करने में लिप्त हो और ऐसे मामलों को सीबीआई को नहीं दें और उनको दबा दिया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। या प्रदेश के 1 करोड़ 12 लाख बच्चे एप्लीकेंट थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ गहलोत सरकार ने किए। ये जवान इस सरकार को बख्शने वाले नहीं हैं। सर आपने कहा आरपीएससी से मैंने वो लीकेज निकाला जहाँ से पेपर लीक हुआ है, आपने कहा कि प्रमाणित तौर पे मैंने बताया। सर आपके पास पर्सनल ऐसी कौन सी सीआईडी है कि आप बताते हैं कि यहाँ से लीक हुआ? क्या ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाना, रहना, घूमना, एक तो ये है। एक क्या है कि जो कोई सूचना देता है उनको विश्वास रहता है कि ये इनको हम कागज़ देंगे, इनको सूचनाएं बताएंगे तो ये उचित मंच पर पहुँचाएंगे, बात को पहुंचा देंगे, मैनेज होने वाले नहीं है। ये विश्वास जनता में पैदा हो गया, इसलिए मेरे पास ये सूचनाएं आती रहती। तो लोग ये भी कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी मीणा आंदोलन के जरिए जो छात्रों को काम में इस्तेमाल करते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो कहीं छात्रों को यूज़ किया ही नहीं। आपके विरोधी कहते हैं सर। मैं तो राज्यसभा में हूँ, कोई चुनाव में भी मैंने कहीं छात्रों को यूज़ नहीं किया। इससे पहले जो भी चुनाव लड़े हैं मैंने कहीं स्टूडेंट की फोर्स को राजनीतिक दृष्टि से कहीं उपयोग नहीं लिया। उपयोग में लिया तो जैसे रीट का था तो वही बच्चों उनके साथ उनका काम था। पेपर लीक के मामले में जब मैं भर के बच्चों को जयपुर घेरने के लिए आया विधानसभा, तो वो बच्चे उनके काम के लिए थे। कोई पार्टी की बड़ी सभा या मेरे पार्टी का आयोजन या मेरे चुनाव में मैंने छात्र शक्ति को कभी भी यूज़ नहीं किया। अपने मन से 10-20% चले जाते हैं मदद करने के लिए, वो एक अलग बात है। सर आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में सर आज भी कई कुप्रथाएं हैं, जैसे कि बाल विवाह मुख्य तौर पे देखा जाता है। साथ ही सर कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे नाबालिग बच्चियों को बेचा जाता है, उनका बाजार लगता है। राजस्थान में है सर ये चीज़ें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले हुआ करता था, अब तो कम है, लेकिन फिर भी है सर अभी। पहले हमारे जो डांग का एरिया है वहाँ धालपुर और डांग के क्षेत्र में खुली मंडी सी लगती थी महिलाओं को बेचने की, खरीद फरोख्त। उसके लिए मैंने आंदोलन किया था। तो इस बुराई के लिए भी मैं लड़ा हूँ, बहन बेटियों की खरीद फरोख्त नहीं हो। और अपना कोटड़ा और गुजरात के बॉर्डर पर जो अपने राजस्थान की आदिवासी युवतियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उसकी लड़ाई भी मैंने लड़ी है। जो बाल विवाह है या दूसरी कुप्रथा है, उनको समाज के स्तर पर हम सुधारने की कोशिश करते हैं सतत। सर आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है सर, सबसे मतलब दिल के नज़दीक ऐसा मुख्यमंत्री की इसने बहुत अच्छा काम किया है या जनता की समस्याओं को इन्होंने सुना है, बहुत अच्छा आपको उनका कार्यकाल लगा, ऐसा कोई? सबसे अच्छा कार्यकाल और सबसे मिलजुल कर चलने वाले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। तो सर उनसे भी आपके कई बार ऐसे झगड़े से मनमुटाव सामने बात है, वो एक अलग बात है। मतभेद हो सकता है विचारों पर मन में मेरे प्रति उनके प्रति मेरी सदा श्रद्धा रही, क्योंकि उनमें बहुत सबमिसिवनेस थी, सबको साथ लेके चलने वाले थे। और जिस परिश्रम से पार्टी को खड़ा किया और भाजपा का राज प्रदेश में पहली बार लाने का मौका मिला, तो भैरव सिंह जी ने की अगुवाई में मिला।
और भैरव सिंह जी ने अच्छे अच्छे लीडर्स को तैयार किया। उसका परिणाम है कि वसुंधरा जी उनकी शिष्या रही और वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकी। सर, वसुंधरा जी के और आपके रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मनमुटाव सामने आया तो सर ऐसा नहीं लगता कि कई बार आपका जो आप कई बार ऐसा कहते भी हैं कि मेरा क्रोध मेरी वीकनेस है, कमज़ोरी भी है और मेरा पावर मेरी ताकत भी है। हाँ, तो सर इस स्वभाव की वजह से आपको क्या नुकसान दरअसल उठाना पड़ा? मेरा वसुंधरा जी से कोई झगड़ा झंझट न तो था न है। मैं कोई गांठ नहीं रखता हूँ, सामने वाला रखे उसका कोई राज नहीं है। जब वसुंधरा जी ने मेरे को ये कह दिया कि भाई 28-30 सीटों का आप एसेस करके एक पैनल दो, मैंने दे दिया, तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को, कैडर वर्कर को टिकट क्यों नहीं दे रहे? आप बाहर से लाए हो कांग्रेस के, जिनके टिकट को ला के दे रहे हो। ये मेरा मतभेद था। अब ये मतभेद तो मेरा आगे भी चलेंगे, जो भी लीडरशिप होगी उनसे, क्योंकि मैं कैडर वर्कर की वकालत करने वाला हूँ। विचारधारा का व्यक्ति आगे बढ़े और वो मजबूती से समाज की सेवा करे, और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग आएंगे जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप भी थे तो मैं उनकी खिलाफत करता रहूँगा। बाकी मेरा कोई झगड़ा झंझट नहीं। सर, आप अक्सर कहते हैं कि मेरी एडी से चोटी तक अगर देखें तो हर जगह पुलिस की लाठी है, लगी हुई है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दूसरों के लिए आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन की वजह से मेरे को इतनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है, तो बस अब बहुत हो चुका, अब मैं कदम पीछे रहता हूँ और अपने आराम से ज़िंदगी जीवन जीता हूँ, क्योंकि मैं इतना करता हूँ बावजूद उसके पार्टी में कई बार मेरी टिकट काटी है, तो ऐसा अपमान पार्टी ने किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैं 89 में देश में सर्वाधिक, बीजेपी में पूरे देश में सर्वाधिक वोटों से जीता, बीजेपी में, और उसके बाद मेरा टिकट काट दिया। अब काट दिया तो पार्टी का फैसला था। फिर 4 बार मेरा लोकसभा का टिकट काट दिया, पर मैं तनिक भी विचलित इसलिए नहीं हुआ कि पार्टी के फैसले, पार्टी में रहना है। पार्टी में मैं मेरे पद के कारण नहीं रह रहा हूँ। पार्टी में समाज को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, विचारधारा को मजबूत करना है। तो पार्टी के निर्णय, टिकट काटना, जीतना, हारना, ये मेरे लिए गौण हो चुके। इसलिए मैं टिकट कटने पर या कोई पद नहीं मिलने पर मेरे को किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं होती। सर, आपके समर्थकों द्वारा सतीश पूनिया हाय हाय के नारे भी लगाए गए, उस बारे में क्या कहना नहीं, चाहिए? वो हमारे समर्थक नहीं थे। मैंने ये मांग की है इनको कि इसकी जांच कराई जाए कौन है। वो एक षड्यंत्र था, और वो चाहे मेरे भी कार्यकर्ता थे, मैंने खूब देख लिया, कोई है नहीं, उन्होंने किया। वो हमारी परंपरा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, भाजपा में गुटबाजी है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहाँ है गुटबाजी? सर, ऐसा कहा जाता है कि सतीश पूनिया का अलग गुट है, किरोड़ी लाल जी मीणा का अलग है, वसुंधरा जी का अलग है, राठौड़ साहब का अलग गुट है, और सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, मैं तो कहीं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं सर, और नहीं होगा। अगर राठौड़ साहब का मानो और पूनिया जी, इनके तो अक्सर समर्थक भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे 6-6, 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री हैं। सर, यहाँ पे 2 में लड़ाई हो रही है। हाँ, यहाँ 2 की लड़ाई हो रही तो है। आपके 10-12 रहेंगे सरकार आगे, तो हाँ, वैसे लड़ाई हमारे 5 साल निकालोगे आप। प्रेम से, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे बिरला जी हो, चाहे मेघवाल जी हो, चाहे राजवर्धन जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे सतीश जी हो, मुख्यमंत्री बनने की तो किसकी मन में नहीं आती। इच्छा तो हर कोई पालता है, लेकिन हमारे यहाँ 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिल लोग हैं। उनमें आपस में इस बात के लिए झगड़ा नहीं है। वो सब मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में सब मिलकर पार्टी को जिताएंगे। इस बात का राजस्थान की जनता को भरोसा है। सर, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आप कितने आश्वस्त हैं और कितनी सीटों के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इतनी सीटें हमारी पार्टी की आएगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं? भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि इनको जनता की चिंता नहीं है, इनको कुर्सी की चिंता है। कुर्सी की चिंता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उसमें राजस्थान की जनता पूरे 5 साल त्रस्त रही है, और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर रहा है। एमएलएज की मनमानी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अधिकार दे दिए एमएलएज को, वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया विधानसभा क्षेत्र का। मनमर्जिया जिसको लगाना, हटाना, पैसे लेना, माफिया के साथ मिल जाना और निर्दोषों को फंसाना, तंग करना, ये आम प्रैक्टिस रही है इस कांग्रेस के राज में, जिससे राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इसका परिवर्तन करेगी। आएंगी सीट कितनी, लेकिन प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, कोई संदेश आप देना चाहें अपने कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को? संदेश तो यही है कि हमारे कार्यकर्ता जो है परिश्रम से, मेहनत से इस भ्रष्टाचारी
मनमानी करने वाले राज को उखाड़ फेंकें। ये राजस्थान के हित में है और ज़मीन पर जाकर हमको परिश्रम करना है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लानी है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने किरोड़ी लाल जी मीणा से बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया, इनके बचपन के किस्सों के बारे में भी हमने जाना और साथ में हमने प्रदेश की राजनीति पे भी बात की। 2023 के लिए पूर्णतः आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। और मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के लिए आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेता प्रदेश में शायद ही कोई दूसरे हों। तो आंदोलन वाले नेता के तौर पे इनको जाना जाता है। इनके समर्थक अक्सर इनको बाबा के नाम से बुलाते हैं। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।